वेलकम बैक टू द थेरेप्यूटिक वे प्रेजेंटेड बाय जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस के बारे में सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। तो मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या एंड आज हम नए पॉडकास्ट के साथ आए हैं। एंड एज यू ऑल नो वी आर सेलिब्रेटिंग द फिजियोथेरेपी वीक एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग 7 podcasts फॉर द 7 days विद 7 eminent स्पीकर्स एंड विद 7 different टॉपिक्स। तो आज का टॉपिक है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। एंड बिफोर दैट मैं कल के टॉपिक के बारे में अगर बताऊं तो कल हमने डिस्कस किया था कार्डियोपल्मोनरी रिहैब एंड कल की तरह आज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। जैसे कि हम जानते हैं बचपन में हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं, कितने सारे गेम्स खेले हैं, लेकिन आज भी ऐसे बच्चे हैं जो कितने सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं फिजिकली मेंटली। एंड फिजियोथेरेपी इज़ द वे जिससे हम रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं एंड पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी इज़ दैट वे जिससे हम उनकी लाइफ बेटर करते हैं। तो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी के बारे में और बताने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर आशुतोष शर्मा सर। ही इज़ द एसोसिएट प्रोफेसर एट जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज एंड ही इज़ ऑल्सो द चीफ फिजियोथेरेपिस्ट एट द माई फिजियो। वेलकम सर। Thank you so much, Divya. Thank you for inviting. We are celebrating 10th anniversary of Jaipur Physiotherapy Network this year. So we are celebrating World Physiotherapy Day in Jaipur from last 10 years and it's ongoing process. In that we are organizing 100 plus physiotherapy camps. Then we are organizing one JPN annual summit with the clinician, a renowned clinician of Jaipur. We are organizing awareness rally and the community health programs including cyclothon, walkathon and a marathon. For the patient, we are organizing a Make a Smile campaign where we collect the feedback and videos from the patient and we distribute to the public how the physiotherapy is increasing happiness or making the patient smile in our field. So thank you so much, Divya, to inviting me for the podcast. तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है जो बहुत बेसिक है। व्हाट इज पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी? क्यों हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है और हमें कैसे पता चलेगा किसी बच्चे को पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है? ओके, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी का एक अहम हिस्सा है जिसके अंदर हम लोग बच्चों के ट्रीटमेंट या बच्चों के रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करते हैं। बच्चों के ट्रीटमेंट से हमें ये समझ में आता है कि किसी न किसी बीमारी का ट्रीटमेंट होगा या उसको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। बच्चों को एक्सरसाइज की ज़रूरत बचपन यानी कि बाई बर्थ से लेकर उनकी एज प्रोग्रेशन के साथ कभी भी हो सकती है। सपोज अगर हम बात करें किसी भी एक कंडीशन की, एक छोटा सा कंडीशन है डेवलपमेंटल डिले। सपोज अगर कोई भी बच्चा 6 महीने का बैठता है या साल भर का चलना शुरू करता है और वो उस एज में वो कार्य नहीं कर पाता है या वो एक्टिविटी नहीं कर पाता है तो उसे हम लोग डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। डेवलपमेंटल डिले अगर मैं कहूँ दिव्या तो इट कैन बी कॉग्निटिव, इट कैन बी मोटर। मोटर का मतलब बेसिकली समझिए चलना फिरना उठना बैठना। और ये आपका सोशल डिले भी हो सकता है। सपोज कि बच्चा आपका 2 साल का है लेकिन वो सोशल नहीं है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डेवलपमेंटल डिले। कॉग्निटिव का मतलब आपने तारे जमीन पर देखी है ना, दिलशान को देखा है, तो दीज आर द कॉग्निटिव डिले। तो बच्चे के अंदर उस तरह के डिले सिम्टम भी हमें दिखाई देते हैं जहाँ वो लर्निंग और कॉग्निशन के अंदर उसे दिक्कत आती है। साथ ही हम देखते हैं मोटर डिले। मोटर डिले का मतलब हुआ मूवमेंट डिले, जो कि बच्चा सपोज 6 महीने का बैठना चाहता है मैंने कहा और वो 8-9 महीने का हो गया है, अभी भी अपनी गर्दन संभाल के बैठ नहीं पाता है, उसे भी हम लोग फिजियोथेरेपी में कवर करते हैं। तो इसी तरह की दूसरी कंडीशन होती है जैसे सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली क्या है कि डेवलपमेंटल डिले होना, साथ में ब्रेन में कुछ ऐसे बदलाव आए जहाँ पर मूवमेंट जल्दी से नहीं आ पाते हैं और उस मूवमेंट का डेवलपमेंट नहीं होना, उसे हम लोग सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इनके होने के कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट डिले की तो डेट कैन बी बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन ऑफ मदर। अगर मैं बात करूं कि अगर वो अल्कोहल अब्यूज है मदर, या वो हम कहें कि अल्कोहल के अलावा स्मोकिंग अगर कंटिन्यू करती है, तो ये छोटे छोटे फैक्टर हैं जैसे वेट का ज़्यादा होना या किसी ट्रॉमा का होना या इंजरी का होना जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हुई है, तो दैट लीड टू डेवलपमेंट डिले। अब बच्चा जो डेवलप नहीं हो रहा है इसका मतलब वो बीमार नहीं है, उसका एक प्रोग्रेशन जो है वो स्लो हो गया है। स्लो का मतलब समझिए जो मैंने कहा, जो कर पा रहा था जिस उम्र के साथ में वो नहीं कर पा रहा है। तो फिजियोथेरेपी, व्हाट फिजियोथेरेपी डू, वी आर गिविंग ए वन एक्सरसाइज पैटर्न और प्रोग्राम टू दैट पेशेंट कि वो भैया अगर 6 महीने का बैठ नहीं पाता है, 8 महीने का हो गया और नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं, उन मसल पे और उस टास्क पे या उस एक्टिविटी पे फोकस करते हैं जो उसको उस एक्टिविटी में हेल्प करती है। सेम सिम्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि सिम्टम क्या आ रहे हैं बच्चे के अंदर, या हम कहें कि मूवमेंट या जो हम कहते हैं डिले किस तरह का हुआ है।
या सेरेब्रल पाल्सी जैसा मैंने कहा, बच्चे के अंदर ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई है, उससे क्या सिम्टम आ रहे हैं। तो हम लोग सिम्टोमेटिकली बच्चे के अंदर जो नॉर्मल लाइफ के अंदर चाहिए उसके लिए जो एक्सरसाइज प्लान करते हैं वो बेसिकली पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी है। इसके अलावा हम लोग एक और इशू को एड्रेस करते हैं, दैट इज द सेंसरी डिसऑर्डर। सपोज चाइल्ड नॉर्मल है ना, उससे कोई डेवलपमेंट डिले नहीं है, सेरेब्रल पाल्सी भी नहीं हुआ है, लेकिन आपका चाइल्ड या बच्चा जो हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव का मतलब समझो कि रैंप पे चढ़ता है और बार बार ऊंचाई से कूदता है या ऊंचाई पे जाने से डरता है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसे हम लोग सेंसरी डिसऑर्डर्स में डिफाइन करते हैं। तो ये नॉर्मल बच्चों में भी दिखाई देता है। नॉर्मल बच्चों का मतलब समझिए जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है और जिनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। सपोज आपका बच्चा अंधेरे को पसंद करता है और वो अंधेरे में बैठा रहता है और वो लाइट में नहीं आना चाहता, जब भी लाइट ज़्यादा होती है तो उसे बंद कर देता है, तो ये उसका एक तरह का सेंसरी डिसऑर्डर है लाइट का। तो ऐसे बच्चों को भी फिजियोथेरेपी में कैटर किया जाता है। उन्हें हम लाइट से स्टिमुलेट करते हैं, एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज या फंक्शनल एक्सरसाइज से उन्हें ट्रेन करते हैं, या हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उन बच्चों के लिए जो उसको उस चीज़ को डेवलप करे और वो बच्चे उस एक्टिविटी में या उस सेंस की वजह से हाइपर एक्टिविटी करते हैं। तो वी कैन समराइज इट लाइक वी कैन, जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो डेवलपमेंट डिले के लिए देते हैं। जो बच्चे देरी से डेवलप हो पाते हैं या एक उम्र में काम नहीं कर पाते, हम लोग सेरेब्रल पाल्सी के लिए देते हैं। हम लोग सेंसरी डिसऑर्डर जो कॉमन बच्चों के अंदर होता है ना, या हम लोग कहीं लर्निंग डिसऑर्डर्स के लिए देते हैं, है ना। तो इस तरह का सारा जो ट्रीटमेंट कहलाता है वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कहलाता है। तो अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी मदर एंड फादर को लगता है कि उनके बच्चे के अंदर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करके उसका एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बना सकते हैं। ओवरऑल फिजियोथेरेपिस्ट का मेजर रोल मोटर डेवलपमेंट पे होता है, यानी मूवमेंट डेवलपमेंट पे, लेकिन हम चाहें तो उसको सेंसरी, हम चाहें उसको अदर हेल्थ के प्रोफेशनल के साथ में स्पीच थेरेपी, उनके साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो मल्टीपल चीज़ों को ऐड करके बच्चे का एक प्रॉपर रिहैब प्लान किया जा सकता है। सर, आपने हाइपर एक्टिव वाला एग्जांपल बहुत अच्छा लिया और हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी कितने ड्यूरेशन के लिए होती है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगी? ओके, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन, जैसा मैंने कहा, ये डिपेंड करता है बेसिकली आपके चाइल्ड की कंडीशन का मतलब सपोज सब कुछ अच्छा है लेकिन बच्चे को चलने में दिक्कत आ रही है, डेवलपमेंटल डिले की अगर हम बात करें, चलने का मतलब वो 18 महीने का हो गया है और वो डिफ़िकल्टी फील करता है वॉकिंग में और रनिंग में, तो हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो वॉकिंग और ट्रेनिंग, यानी कि गेट ट्रेनिंग जिसे हम लोग कहते हैं, वॉकिंग और उससे रिलेटेड मसल्स की होगी। अब अगर हम कॉमन बात करें तो जितनी मसल्स की है तो दैट कैन टेक अप टू 20 मिनट टू 40 मिनट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड कैपेसिटी और मसल स्ट्रेंथ। अगर मैं सेरेब्रल पाल्सी की बात करूं तो वहाँ पर कंडीशन अलग अलग होती है। कंडीशन अलग, मेरी मसल एट्रोफी में है यानी वेस्ट है, उतनी ताकत नहीं है, तो मैं क्या एक्टिविटी करवा रहा हूँ उसके हिसाब से, या चाइल्ड कितना वियर कर सकता है, क्या मेरी मसल्स पे उतना ही जोर आ रहा है या उतना ही फोर्स लग रहा है जितना मैं चाहता हूँ, क्योंकि ओवर एक्सरसाइज भी हमें कई बार हार्मफुल होती है। तो ड्यूरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं चाइल्ड के एग्जामिनेशन और कंडीशन के साथ में, और कि हमें वीक के अंदर क्या गोल हमें चाहिए, तो इसे हम लोग गोल डिफाइंड एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज को प्लान कर सकते हैं। थेरेपिस्ट कैन डिफाइन बेटर आफ्टर असेसमेंट एंड द प्लान। ओके सर। सर, एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी सोसाइटी और हमारी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रिहैब में या फिर फिजियोथेरेपी में, तो आपके अकॉर्डिंग आप इस पे क्या सोचते हैं? और दूसरी चीज़, क्या प्रिकॉशंस हमारे पेरेंट्स को लेने चाहिए, उन बच्चों के पेरेंट्स को लेने चाहिए वाइल थेरेपी और आफ्टर द थेरेपी एज वेल? ओके, सोसाइटी के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको आसपास में ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं जो जिन्हें हम लोग डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं या डिसेबल्ड हम लोग उन्हें नहीं डिफाइन करते, वी कॉल देम डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, दे हैव सम एबिलिटी टू डू बट दे आर नॉट एबल टू डू एवरीथिंग, तो उनके लिए सोसाइटी में अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी कॉमन इंडिविजुअल से कि वो ऐसे लोगों के लिए स्कूल्स भी बने हुए हैं, अलग अलग जगह थेरेपी सेंटर बने हुए हैं, जो स्कूल्स बने हुए हैं स्पेशल स्कूल्स, वहाँ पर थेरेपिस्ट की टीम अवेलेबल है और वहाँ पे सारी तरह की फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। अगर हम देखें तो नियर बाई कोई ना कोई फिजियोथेरेपी सेंटर होते हैं जहाँ की क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आप उन्हें दिखाएं या किसी और को सलाह दें कि आपके बच्चे को लगता है ऐसी दिक्कत सी महसूस हो रही है। दूसरा जो रोल आता है सोसाइटी में वो टीचर्स का आता है।
लाइक टीचर्स इफ यू फील कि उस बच्चे के अंदर कहीं कोई इस तरह के सिम्टम या इशू दिखाई दे रहे हैं हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड या आपके सेंसरी डिसऑर्डर से रिलेटेड, उन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। देन द व्हाट इज द सेकंड वन दैट यू आस्क? मेरा क्वेश्चन था कि सर मेरा पूछना था कि कौन कौन से प्रिकॉशंस पेरेंट्स को लेने चाहिए। पेरेंट्स की अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा, सिंपल से कॉजेस हैं। अगर कोई बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसे रोका नहीं जा सकता। तो अगर हम कहें कि प्रीमैच्योर डिलीवरी है, उसे रोका नहीं जा सकता, दैट कैन बी ए नॉर्मल कॉज। बट अगर एब्यूजिव है, सपोज एल्कोहल एब्यूज है, स्मोकिंग एब्यूज है, तंबाकू एब्यूज है, या वो इसी तरह का और कोई नशा फीमेल कर रही हैं या मदर कर रही हैं, या हम कहें कि न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रेगनेंसी में नहीं लिया है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं। देन एक्सरसाइज, द मेजर रोल, एंटीनेटल एक्सरसाइज एंड द प्री हम लोग कहें डिलीवरी से पहले की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, तो वो एक्सरसाइजेज का बहुत बड़ा रोल है। तो बेबी को वो न्यूट्रिशन देने में, साथ में डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर एक्सरसाइजेज प्रॉपर किसी थेरेपिस्ट के या गायनी थेरेपिस्ट के गाइडेंस में की जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो अगर वो इंटरनली डेवलप्ड है, न्यूट्रिशन अच्छा गया है, किसी तरह का कोई अब्यूज नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, तो नॉर्मली इट कैन बी प्रिवेंटेबल। तो मैक्सिमम चाइल्ड नॉर्मल होते हैं, बट नाउअडेज वी आर लुकिंग, हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा जो फ्रीक्वेंसी या जो हम लोग कहें कि रेशियो जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। कई बार जीन भी इन्वॉल्व होता है, जेनेटिक। तो जेनेटिक को प्रिवेंट करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। सपोज आपके पहले किसी को ऑलरेडी ऐसी समस्या है तो वो आपके बच्चों में आ सकती है या उनके बच्चों में जा सकती है। एब्सोल्युटली सर, ये पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, काइंडली इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करें। सर, इट्स टाइम फॉर द फन सेक्शन, ट्रिपल सेंचुरी क्विज, जो हमने हमारे बीपीटी स्टूडेंट्स के लिए ही रखा है। इस सेक्शन में हम एक्चुअली आप उनसे 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, एक अभी और एक एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। इसका रिजल्ट वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पर, यानी कि 8 सितंबर 2023 को रिलीज होगा। एंड आई होप आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहेंगे और हमें फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स आपको वहीं से मिलेंगे। लेकिन जीतने के लिए आपको 4 क्राइटेरिया फिल करने हैं। तो 4 क्राइटेरिया में ये है, पहले रूल्स मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको इस पॉडकास्ट को अपनी स्टोरीज पर ऐड करना है। जो स्टोरीज आप ऐड करेंगे वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐड करेंगे, दैट इज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक। और अगर आपके मोर देन 100 व्यूज होते हैं तो काइंडली शेयर द स्क्रीनशॉट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, दैट इज द जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क। और अगर आप इन्हें शेयर करेंगे तो ही आप जीत सकते हैं। और साथ में आपको सही आंसर देने हैं हमारे नीचे इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन पर, जहाँ पर पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है। तो काइंडली शेयर द स्क्रीनशॉट, 4 स्क्रीनशॉट दैट यू हैव टू शेयर। और अगर आप सही आंसर दे रहे हैं और चारों क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारे इस गेम के विनर होंगे। So let's start with the questions. So the first question is. Okay, you can give the answer. The simplest one I can ask कि अगर मैं कहूँ कि किसी भी बच्चे में अगर हेड कंट्रोल आता है, नॉर्मल डेवलपमेंटल, अगर हम बात करें नॉर्मल डेवलपमेंट पैटर्न की, तो हेड कंट्रोल किस मंथ में हमें बच्चे का देखने को मिलता है? And you can give the one more question. We'll ask one more in last, and you can give one more question answer कि that normal बच्चा walking कितनी एज में करना शुरू कर देता है? Like what is the month age or the year age? कि जहाँ पे बच्चा वॉक करना नॉर्मली शुरू कर देता है, जिसे हम लोग डेवलपमेंट डिले में काउंट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन को वापस सुन लीजिए, आंसर के फिल कीजिए, और डेफिनेटली आई नो कोई ना कोई ऐसा डिजर्विंग विनर हमें ज़रूर मिलेगा। और भूलिएगा मत, ये क्वेश्चन सिर्फ बीपीटी स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। तो सर, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी के टाइम पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप भी फेस करते होंगे, तो उन चैलेंजेस को आप डील कैसे करते हैं? ओके, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में देखा गया है वो है पेरेंट्स काउंसलिंग एंड अवेयरनेस इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी। पेरेंट्स काउंसलिंग से मतलब है कि देर आर थिंग कि भाई अगर डेवलपमेंटल डिले है या सेरेब्रल पाल्सी है, उसकी वजह से डेवलपमेंट डिले है, या कोई किसी तरह का ऐसा डिसऑर्डर है जो बच्चा विकसित नहीं हो पा रहा है, तो वो ये हमेशा जानना चाहते हैं कि ये कब तक ठीक हो पाएगा। तो ठीक होने के भी इसके स्पैन है। स्पैन का मतलब समझिए एक टाइम पीरियड होता है। कोई भी एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा, एक एज में डेवलप होती है, और जब वो डिले हो गई है या उसकी कोई समस्या आ गई है तो उसका एक टाइम पीरियड है। तो उस टाइम पीरियड को अगर हम फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज लगातार करते हैं, तो वो गेन हो जाता है। तो पेरेंट्स की क्यूरियोसिटी जो सबसे ज़्यादा जो रहती है वो ये रहती है कि हमारा बच्चा कब रिकवर होगा या कब ठीक होगा।
तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 2 तरीके से की जाती है, थेरेपिस्ट के सुपरविजन में, एक होम एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो जो थेरेपिस्ट ने आपका प्लान बनाया है, वो जो परफॉर्म कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो, देन द अनदर वन इज़ दैट कि जो घर पे किया जाएगा। अगर हम दोनों तरह के प्लान को फॉलो करते हैं तो रिकवरी फास्टर होती है। चैलेंजेस जो देखे गए हैं वो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स काउंसलिंग और बच्चे के एक्सरसाइज के अंदर जो कंसिस्टेंसी है उसके अंदर देखा गया है, क्योंकि बच्चे को रेगुलर एक्सरसाइज के लिए लाना, करवाना और उसके रिहैब पे ध्यान देना। अब बच्चा एक ऐसा है जो जिसका सब कुछ अच्छा है लेकिन कॉग्निटिव के इश्यूज हैं, तो लाइक मोटर मूवमेंट या हम कहें कि नॉर्मल फंक्शन है हाथ पैर का, एक्टिविटी और डेली लाइफ का, तो उसको कॉग्निटिव की लर्निंग करवाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क। तो उसके लिए फिर पेशेंस रखना, उसको लर्न करवाना और टास्क को बार बार लर्निंग के अंदर डालना, ये थोड़े चैलेंज देखे गए। तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ स्पेशल एजुकेटर एज वेल। जो मोटर मूवमेंट है उसका थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। एजुकेशन के लिए स्पेशल एजुकेटर टीचर होते हैं, उनकी मदद ली जाती है। हमारे यहाँ पे भी दिशा फाउंडेशन है, दिशा स्कूल है, उमंग स्कूल है, उमंग फाउंडेशन है, जहाँ पर इस तरह के बच्चों को स्पेशल एजुकेशन के लिए भी और स्पोर्ट्स के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। जी सर, ये दिशा फाउंडेशन वगैरह के बारे में बताकर आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी बहुत लोग अवेयर हैं इस बारे में, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें बच्चे की केयर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इवन हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स उनकी केयर नहीं कर पाते हैं और वो बच्चों को छोड़ जाते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में या फिर जामतोली जैसी जगहों पर। तो आप उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे और साथ में आप उन पेशेंट्स की कैसे केयर करते हैं? देखिए, छोड़ने का जो वो है, मुझे लगता है कि ऐसा होता नहीं है। जनरली पेरेंट जो है अपने किसी भी इस तरह के चाइल्ड को, अगर अर्ली एग्जामिनेशन हो गया है तो दे एफर्ट विद द चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ जाते हैं। जो हम जामनोली में देखते हैं तो वो एक आवास गृह है। आवास गृह का मतलब वहाँ पर ऐसे बच्चे रहते हैं तो जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, या जो हमें इस तरह से मिले हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, या हमें कहीं से एडमिट हुए या मिल गए, उन्हें वहाँ एडमिट किया गया। तो मैक्सिमम पेरेंट्स सपोर्ट द थिंग्स नाउअडेज। हम लोग देख रहे हैं कि चेंज जो है हमें दिखाई दे रहा है। पिछले 10 सालों में हमने बदलाव देखा है और पेरेंट्स और सोसाइटी भी बच्चों को एक्सेप्ट करी। अभी अगर हम देखें तो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर अच्छा कर रहे हैं। तो उनकी अगर ट्रेनिंग अच्छे से होती है, एक अच्छे थेरेपिस्ट का, क्वालिफाइड थेरेपिस्ट का साथ मिलता है, तो उस चीज़ में बच्चे आराम से परफॉर्म कर पाते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए वही है कि आप उस पर ध्यान दें, और हम लोग जो केयर करते हैं उसमें हमारा रोल मोटर, मैंने कहा ना, हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर, साथ में फिजियोथेरापिस्ट, साथ में ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ओवरऑल जो हम बच्चे के विकास पे काम करते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और उसकी रिकवरी बहुत अच्छी आती है। बहुत ज़रूरी बात कही आपने और मुझे भी इस चीज़ में सही किया। एक क्वेश्चन और है सर, हमारी फील्ड को लेकर लोगों को बहुत गलतफहमी है, चाहे वो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी हो या फिर कोई और फील्ड। हमारी फील्ड में लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस है, बहुत गलतफहमियाँ है। तो आपके अकॉर्डिंग उन्हें कैसे डील किया जाना चाहिए एज अ स्टूडेंट भी, एज अ प्रोफेशनल? गलतफहमियाँ मीन्स, अगर मैं कहूँ गलतफहमियाँ रिगार्डिंग, अगर मुझे ये समझ में नहीं आता फिजियोथेरेपी क्या है, तो मुझे इस तरह से समझना चाहिए कि मैं एक ऐसा काम करता हूँ जहाँ मैं मूवमेंट और एक्सरसाइज से मरीज को ठीक करता हूँ। जो भी मूवमेंट नॉर्मल होते हैं और जब वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, एबनॉर्मल या तो वो है नहीं या वो हो नहीं पा रहे हैं, वहाँ मेरी मदद की जाती है। तो थेरेपिस्ट इज़ द क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो हेल्प करता है मूवमेंट करवाने में, जो एबनॉर्मल है उसको नॉर्मल करने में, और जो नहीं कर पा रहा है उसको करवाने में। बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक की, तो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम लोग विकसित कर रहे हैं या वो करवा के उसे एबल कर रहे हैं सेम मूवमेंट को। मैं एक्टिविटी और डेली लाइफ नहीं कर पाता हूँ, मूवमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उसे क्या कर रहा हूँ, रेगुलरली एक्सरसाइज के थ्रू उस मूवमेंट को लेके आ रहा हूँ। मेरा नहाना धोना, खाना पीना, जो भी हम लोग मूवमेंट मानते हैं, जो मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी है। सपोज मैं लेता हूँ और कोई कंडीशन, तो अगर जितनी भी गलतफहमियां हैं वो ये है कि ये सिर्फ एक सिंपल सा मशीन से थेरेपी हो सकती है, या हम कहें कि कई लोग कहते हैं कि पहलवान से जैसे हो सकती है, कई कहते हैं मसाज जैसा हो सकता है। डेफिनेटली देयर आर समथिंग कि वो जो इंटीग्रेटेड होती है, लेकिन फिजियोथेरेपी इज मोर देन इट्स अ मेडिकल साइंस। अगर तुम देखोगे तो हर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी है, लेकिन हर हॉस्पिटल में हम कहें नेचुरोपैथी तो नहीं है, हर हॉस्पिटल में योगा तो नहीं है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस। और हर जगह, हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में कहें, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिकल, पीडियाट्रिक, गायनेकोलॉजिकल, कार्डियो, वहाँ पर जो मूवमेंट को रिस्टोर किया जाता है या फंक्शन को रिस्टोर किया जाता है, या जो हम
खो चुके हैं उसको वापस लाने में जो हम लोग हेल्प कर रहे हैं, दैट्स द बेसिक रोल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो गलतफहमियां काफ़ी दूर हो गई हैं, मुझे लगता है कि सोसाइटी बहुत अवेयर हो गई है, और देखा जाए तो सोसाइटी में इन दिनों अवेयरनेस मूवमेंट और एक्सरसाइज की वैसे भी बढ़ गई है। दे नो कि इफ आई एम डूइंग द मूवमेंट एंड एक्सरसाइज आई विल बी मोर हेल्दी, आइदर इट्स डिजीज और आइदर इससे विदाउट डिजीज। कोविड के बाद हम देखें तो लाइफस्टाइल में चेंजेज हुए हैं, लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्राणायाम ज़्यादा कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपनी चेस्ट और कार्डिक एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, जैसा कल डिस्कशन हुआ कार्डिक रिहैब का कौन कौन सी कंडीशन में काम में आ। तो उस तरह से ग्लोबली जो पूरा का पूरा जो शिफ्ट है वो अभी चेंज हो गया है। तो मुझे लगता है मिसकंसेप्शन एंड गलतियां कम है, लेकिन वी कैन डू मोर अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा कि हम लोग कर रहे हैं 100+ फिजियोथेरेपी कैंप, देयर आर सम रैलीज, देयर आर सम इवेंट, कुछ हम लोग एर्गोनॉमिक कैंप कर रहे हैं, लाइक कैसे अपने पोस्चर को ठीक किया जाए, कैसे अपनी कमर का ध्यान रखा जाए, कैसे गर्दन का ध्यान रखा जाए काम करते हुए, या एक ही एनवायरनमेंट में लगातार बैठे रहने से, लगातार मशीनों पे काम करने से प्रॉब्लम क्या आती है। तो जहाँ तक हम अवेयरनेस को फैलाएंगे, डेफिनेटली देयर आर पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है इंडिया की, हम लोग शायद सेकंड नंबर पे आ गए हैं, तो मुझे लगता है जितना अवेयर करेंगे लोगों को उतना अच्छा होगा। डेफिनेटली सर, अवेयरनेस इज द की। आज लोग अवेयर हो भी रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले, इसको समाप्त करने से पहले, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आई थिंक बहुत लोग क्यूरियस है इस चीज़ के लिए। आप हम सबको बहुत मोटिवेट करते हैं, आपने सबको बहुत मोटिवेट किया है, आप एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है, बट एक ऐसा केस, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसने आपको इंस्पायर किया हो, एक पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन की स्टोरी किसी बच्चे की। ओके, अगर मैं रिमाइंड करता हूँ तो देयर इज अ बेबी जिसे ब्रैकियल प्लेक्सिस इंजरी थी बाय बर्थ। अगर मैं कहूँ, ये एक अलग तरह की कंडीशन है जो हमने इसमें डिस्कस नहीं की है। बेसिकली होता क्या है, बाय बर्थ अगर बेबी जब डिलीवर होता है, हेड पहले बाहर आता है और हम लोग हेड से उसे पुल करके शोल्डर, देन बोथ शोल्डर कम आउट। तो अगर जो बच्चे की जब डिलीवरी हो रही है, अगर उसका शोल्डर स्टक हो गया है या हाथ फंस गया है, तो उसे जब पुल करके निकाला जाता है तो कई बार उसकी वजह से क्लेविकल फ्रैक्चर या वहाँ पर ब्रैकियल प्लेक्सिस इंजरी होने के चांसेस होते हैं। सो एक बेबी है, विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट बेबी, तो उसे हम लोगों ने बाय बर्थ देखना शुरू किया, एंड देयर वाज अ कंप्लीट एक्सटर्नल इंजरी। इसे हम लोग साइंटिफिकली इसलिए कह रहे हैं कि उसका मतलब होता है कि रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। तो जो पीडियाट्रिक उनके जो पीडियाट्रिशियन है और उनके साथ काफ़ी सारी मीटिंग हुई, बातें हुई, एंड वी स्टार्ट द रिहैब एज अर्ली एज का मतलब जैसे ही बर्थ के कुछ दिनों बाद क्लेविकल फ्रैक्चर के लिए प्लास्टर रहा, उसी के बाद से मूवमेंट और एक्सरसाइज हम लोगों ने शुरू की। टिल नाउ चाइल्ड इज 3.5 ईयर ऑफ एज, एंड इतनी इंजरी होने के बाद उसके मल्टीपल प्रोसीजर हुए, मूवमेंट एंड एक्सरसाइज हमने कंटिन्यू की जो उसके लिए करनी थी, टू कीप द मसल टोन इंटैक्ट और वेस्टिंग ना हो। साथ में मूवमेंट को रखा ताकि जैसे जैसे वो डेवलप होता जाए, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की बीमारी नहीं है। इंजरी हुई है तो मेरे हाथ के मूवमेंट क्या हो गए, बंद हो गए, या उनको एक तरह का पैरालिसिस हो गया, तो मूवमेंट को हम लगातार करवाते रहे। थेरेपिस्ट जो है टीम में, उसमें जो एक थेरेपिस्ट दूसरा थेरेपिस्ट टाइम टू टाइम चेंज होके, और उसकी हर मूवमेंट या हर सर्जरी के बाद हम करते रहे। तो अभी जो बच्चा है, अगर हम कहें कंप्लीट इंजरी के बाद भी थ्रो करने में, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ को करने में, राइटिंग में, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल, है ना। आई कैन नॉट शो यू द चाइल्ड नेम, दिस इन्फॉर्म्ड बेसिकली कंसेंट। एक बात है कि हम लोग चाइल्ड की आइडेंटिटी रिलीज नहीं करते हैं, पर इफ आई विल प्रेजेंट एनी टाइम एनी केस, तो वी कैन शो दैट केस कि बाई बर्थ से जो हमने कंसिस्टेंसी के साथ उसको जो ट्रीट किया है, तो बेसिकली बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एंड द पेरेंट्स आर टू, हम लोग कहें कि वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। उन्होंने 3 साल के अंदर, 3.5 साल में कभी भी ट्रीटमेंट उनका बंद नहीं किया है। हम लोग हमेशा पीडियाट्रिक के सर्जन के, पीडियाट्रिक ऑर्थो के उसमें टच में रह के उसका रिहैब प्लान करते हैं, और डेफिनेटली ही इज़ डूइंग वेरी वेल। सर, टीम का एफर्ट भी था और बच्चा एक चैंपियन तो है ही, ये भी हम समझ गए। तो नॉलेज की हमने तो पूरी बातें कर ली। इट्स टाइम फॉर द सेकंड राउंड ऑफ द क्विज दैट वी आस्क्ड। तो सर, द सेकंड क्वेश्चन इज, अगर हम जैसा मैंने केस डिस्कस किया लास्ट वाला, तो दैट इज ब्रेकियल पाल्सी इंजरी। तो देयर इज अ शॉर्ट टर्म ओ बी पी वी, नहीं सॉरी, OBPP। तो उसके बारे में आपको बताना है कि फुल टर्म क्या है या उसका पूरा नाम क्या है, और बच्चों में क्या कॉमन होता है। तो क्वेश्चंस आपको पता है, रूल्स आपको पता है, आई नो कोई ना कोई विनर तो हमें मिल ही जाएगा इस कॉन्टेस्ट से। तो डोंट वरी, आप ही जीतेंगे, लेकिन सारे रूल्स फॉलो करें और क्विज के सही सही आंसर दें।
So it's time to wrap up the podcast. Thank you so much for coming, sir. Thank you, Divya. Thank you so much to inviting me and to share the this World Physiotherapy Week celebration with you people, and you are doing amazing. And thank you so much to all of the team that you invited me. Thank you so much. आपने हमारे साथ बहुत सारी नॉलेज शेयर करी और आपके गाइडेंस के लिए थैंक यू एंड फ्यूचर में भी हमें ऐसा ही गाइडेंस आपसे मिलता रहेगा. आई होप सो सर. इट्स टाइम कि मैं अपने व्यूअर्स को और लिसनर्स को थैंक यू कहूँ फॉर स्टेइंग अस विद अस एंड लेट्स मीट अगेन विद अनदर पॉडकास्ट विद अनदर होस्ट एंड विद अनदर टॉपिक. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.